nor they have the courage to establish new enterprises. इसलिए सरकार को ही कुछ करना होगा और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं पब्लिक सेक्टर के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस सोच के खिलाफ बात कर रहा हूं जिसमें हमने अपने लोगों के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया कि वो भी कुछ कर सकते हैं। आप ये देखिए कि पिछले 10-11 सालों में एक छोटा सा प्रयास ये हुआ कि कहा गया कि वी विल एनकरेज आवर स्टार्टअप्स। तो 350 स्टार्टअप से कैसे 2 लाख स्टार्टअप्स बन जाते हैं, समझ में नहीं आता। कैसे वो हर क्षेत्र में, कोई केवल कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करें, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करें, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में किस प्रकार से डायग्नोसिस सिस्टम्स कैसे बदल रहे हैं उन स्टार्टअप्स के कारण, और कैसे मात्र कुछ समय में 120-25 यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं। यूनिकॉर्न कोई छोटी चीज नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अहमियत रखने वाला जो स्टार्टअप है उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो ऐसे 120-25 यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं। और हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं, those who are the first generation entrepreneurs, first generation startups। आप उदाहरण उठा करके देखिए, संजीव बिखचंदानी का उदाहरण है, श्रीधर बैम्बू का उदाहरण है। ऐसे तमाम रोज आप शार्क टैंक वगैरह सब देखते हैं, कितने एग्जांपल्स आपके सामने। लेकिन हमने विश्वास नहीं किया कि हमारा देश का युवा भी कुछ कर सकता है। उसका परिणाम सामने है हमारे, जब दुनिया के छोटे छोटे देश एशियन टाइगर्स कहलाने लगे और भारत पिछड़ता रहा। हमने अपने लोगों पर विश्वास नहीं किया। जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी प्रबुद्ध जन बैठे हैं। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, गुरु फिल्म कहा जाता है कि ये धीरूभाई अंबानी पर बनी हुई फिल्म है। तो धीरूभाई अंबानी पर बनी है, जिसको भी बनी है, लेकिन उस फिल्म के नायक पर मुकदमा चलता है। उस मुकदमे में कहा जाता है कि आपको हमने एक मशीन लगाने का लाइसेंस दिया था, आपने 7 कैसे लगा दी? आपको कहा था कि इतना सा प्रोडक्शन करना है, आपने इतना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। आपको मना किया था कि आपने एक्सपोर्ट नहीं करना, आपने एक्सपोर्ट भी कर दिया। क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, आपको जेल में भेजा जाए, आप पर जुर्माना लगाया जाए। आप समझिए, जिस देश में ज्यादा मशीन लगाने पर, ज्यादा उत्पादन करने पर, ज्यादा एक्सपोर्ट करने पर जेल में भेजा जाता हो, ये कोई फिल्म में फिल्माया गया सीन नहीं है। ये उस समय की वास्तविकता है। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि एक इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 बना था, जिसके अंदर ये सारे प्रावधान थे कि अगर किसी को इंडस्ट्री चलानी है तो पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और आगे बढ़ानी है, अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए कोटा लगेगा। जितना कोटा होगा उतना ही आपको बनाना पड़ेगा। अगर किसी तरीके से आपने इधर उधर से ले लिया, जैसे धीरूभाई अंबानी ने लिया, वो तो जाने जाते हैं इसी प्रकार के काम। तो और आप नियमों के अधीन काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपके यहाँ 57 प्रकार के इंस्पेक्टर आएंगे जो देखेंगे कि आप काम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आप समझ सकते हैं कि देश के युवाओं के साथ क्या हाल हुआ होगा, क्या उनके मन पर गुजरी होगी कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं उत्पादन करना चाहता हूं, मैं एंटरप्राइज चलाना चाहता हूं, लेकिन उसको उसी लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज के अंदर एक, जिसको हम स्ट्रैंगुलेट करके रखा। वो स्वदेशी नहीं है। मैंने अपने बातचीत के प्रारंभ में कहा कि भाई क्या आप हमें उसी युग में लेकर के जाना चाहते हैं जिसमें एक एम्बेसडर कार होगी, एक फिएट कार होगी, एक वेस्पा स्कूटर होगा? नहीं। स्वदेशी का मतलब है
फ्री एंटरप्राइज। हम देश के हर युवा की उड़ान को नए पंख देना चाहते हैं, उसका नाम स्वदेशी। हम देश को परम वैभव तक लेकर के जाना चाहते हैं, उसका नाम स्वदेशी। हम देश के हर क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, उसका नाम स्वदेशी है। लेकिन वो तरीका ना तो वो कैपिटलिज्म का तरीका होगा जिसमें कुछ लोगों के हाथ में सारी की सारी सत्ता, आर्थिक सत्ता केंद्रित हो। वो नहीं होगा, वो नहीं चल सकेगा। वो तरीका भी ठीक नहीं है कि हम जीडीपी तो बढ़ाते चले जाएं लेकिन प्रकृति का नाश करते जाएं। वो भी तरीका ठीक नहीं है। हम पहाड़ों में विकास के नाम पर ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाकर, ज्यादा होटल बनाकर के पहाड़ों का नाश करें, वो स्वदेशी नहीं है। हम कार्बन एमिशंस को बढ़ाते चले जाएं इसलिए कि हमें जीडीपी बढ़ानी है, जैसा कि विकसित राष्ट्रों ने किया, वो स्वदेशी नहीं है। और हम बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को बढ़ा दें, जीडीपी बढ़ा दें और कहें कि उनसे हम टैक्स ले लेंगे, वो टैक्स लेके गरीबों को बांट देंगे, ये फ्री बीज का नाम भी स्वदेशी नहीं है। स्वदेशी का मतलब है हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का बराबर अवसर। स्वदेशी का मतलब है देश को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए जो जो किया जा सकता है वो किया जाए। अपने युवाओं पर विश्वास किया जाए, क्योंकि मैं यहाँ, चूंकि मैं संघ पृष्ठभूमि से आता हूँ, आमतौर पर कहा जाता है संघ में भी और सब जगह जो हमारे विचार परिवार के लोग रहते हैं कि भारत एक देवभूमि है। लेकिन एक बात केवल कहने की नहीं, मैंने स्वयं इसको अनुभव किया है। आप सब लोग भी अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो आप भी अनुभव करेंगे। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, भारत जैसे बुद्धिमान, भारत जैसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले युवा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, इसलिए कि ये वास्तविकता है। आप कभी लंदन जाइए और वहां किसी एक व्यक्ति को खोज लीजिए जिसके पास ट्यूब मैप नहीं होता। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां हर व्यक्ति को ट्यूब मैप लेकर के चलना पड़ता है। आपने कभी दिल्ली में किसी को देखा है कि दिल्ली का नक्शा साथ में लेकर चलता हो? हमारे तो लोगों को यह पता है कि इस सड़क पर जहाँ जाएंगे तो इतनी दूर पड़ता है और इसमें इतने खड्डे आते हैं, वो भी उनको याद होता। लेकिन लंदन में आप कभी चले जाइए, रास्ता भूल जाइए तो आपको किसी अंग्रेज से इसका समाधान मिल जाएगा, यह हो ही नहीं सकता। ऐसे में हमें खोजना पड़ता था कि भारतीय कौन है, देख लेते थे, पूछते थे देसी, हाँ देसी, अच्छा यार ये बताओ कि भी हमें वहां जाना है तो कैसे पहुंचेंगे? तो सामने ही बस जा रही है, दूसरे स्टॉप पर उतर जाना, सामने पिकाडेली लाइन पकड़ के वो 4 स्टेशन के बाद उतर जाना, वही आपका डेस्टिनेशन, 5 सेकंड। लेकिन किसी अंग्रेज से पूछो तो वो आपको मैप के पास लेकर के जाएगा या अपना मैप खोल के दिखाएगा। आप किसी भी हालत में उसको नहीं समझ सकते। यह हालत केवल लंदन में होती है नहीं, पेरिस में भी हुई है। लेकिन कितने तीक्ष्ण बुद्धि वाले हमारे लोग होते हैं, उसका परिणाम, उसका प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि जिस चीज के लिए अमेरिका ने 166 बिलियन डॉलर खर्च किए अपने मून मिशन पर, हम सब लोग जानते हैं, हमने अपना मून मिशन, जिसको हम चंद्रयान मिशन बोलते हैं, हमारे चंद्रयान जो है चंद्रमा के उस हिस्से तक पहुंच गया जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया और सफलतापूर्वक पहुंचा। और खर्चा कितना आया? 615 करोड़। 615 करोड़ रुपए 1 बिलियन डॉलर का 13वां हिस्सा होता है। आप समझ सकते हैं कितनी कम लागत से हमने क्या क्या किया। दुनिया खोज रही थी कि कैसे इस कोविड का इलाज हो सकता है, कोविड से कैसे बचाव हो सकता है, और हमारे लोगों ने थोड़ा सा मेहनत की, थोड़ा सा प्रयास किया। ऐसे में जब फाइजर की
वैक्सीन कैसे, राहुल गांधी भी उसके सेल्समैन बने हुए थे, हमारे केजरीवाल जी भी उसके सेल्समैन बने हुए थे, और ये ताने मारे जा रहे थे सरकार को, रे सरकार ये वैक्सीन खरीद नहीं रही है, लोगों को मार देना चाहती है। मैं नहीं कह रहा, ये उनके ट्वीट्स कह रहे हैं। और हमने पूरे देश भर में सभी एलिजिबल लोगों को वैक्सीन लगा दी, जिसको यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन बोलते हैं, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अमेरिका में सिर्फ 30% लोगों ने वैक्सीन लगाई, क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी कितनी है। हमारे लोग न केवल वैक्सीन बनाना जानते हैं, वैक्सीन का महत्व भी जानते हैं, और उन्होंने दिखाया कि जब दुनिया में कहीं 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ, हमारे लोगों ने, हमारी कैपेसिटी थी, हमने किया, और इसके साथ ही साथ हमारे लोगों की समझ थी, उन्होंने लगवाई, हमारे देश की लीडरशिप ने करवाया। मित्रों, आज ये अवसर है, आज ये अवसर ऐसा अवसर है जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि स्वदेशी के अलावा कोई रास्ता नहीं, पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है। मैंने अभी आपसे निवेदन करते हुए कि इंडस्ट्री 4.0 अभी हम उसके बीच में हैं। फ्रेंड्स, in this industry 4.0, nobody can stop us. What is industry 4.0? It's all about space. स्पेस में हम दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में हैं। हम एक PSLV छोड़ते हैं तो उसे एक अंतरिक्ष कक्षा में कोई अंतरिक्ष यान स्थापित करते हुए, ऐसा नहीं है। हमारे लोगों ने कहा एक कर सकते, 2 क्यों नहीं कर सकते, 2 कर सकते, 4 क्यों नहीं कर सकते, और 4 कर सकते तो 104 क्यों नहीं कर सकते। हमने 104 अंतरिक्ष यान एक ही बार में अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करके एक इतिहास रचा। केवल इतना ही नहीं, आज जो पेमेंट सिस्टम है, जिसके ऊपर बहुत गर्व करता था अमेरिका, बहुत गर्व करते थे यूरोप के देश कि हमारे पास स्विफ्ट है, आज पूरी दुनिया के देश इंक्लूडिंग फ्रांस वो चाह रहे हैं कि हम अपनी यूपीआई उनके साथ साझा करें। कुछ समय पहले, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 4-5 साल पुरानी बात, एक विषय आ रहा था, हमारे मंत्री गण भी बोल रहे कि चीन के हुआवे के अलावा देश में 5G लाने का कोई तरीका नहीं हो सकता। स्वदेशी जागरण मंच कह रहा था कि नहीं, हम नहीं लाने देंगे। हम कैसे इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री से क्या बात कर रहे हैं, इसको शीर्ष आप सुन रहे हैं? ये संभव नहीं है, ये मान्य नहीं है, नहीं हो सकता। हमने कहा कि हम नहीं लाने देंगे, बहुत मेहनत की, बहुत लड़ाई की। आज हमने अपना 5G आई बना करके रोल आउट किया है। पूरे देश में 4G, हमारा 4G रोल आउट हुआ है, और अगले कुछ समय में पूरे देश भर में 5G आई रोल आउट होगा। तो चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो टेलीकॉम का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, आपने देखा कि दुनिया में इतने सालों से लड़ाई चली जा रही है, हमास, गाजा, इजराइल, इनकी लड़ाई चल रही है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रोज कोई ना कोई युद्ध चलता रहता है। अभी अमेरिका कह रहा है हमने ईरान पर अटैक करो, लेकिन विश्व शांति को कोई खतरा नहीं होता। आपने कभी सुना है कि उन्होंने कहा हो कि विश्व शांति को खतरा हो? लेकिन पहलगाम पे अटैक होता है और हमारा देश कहता है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन एक ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर। 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर, तीसरा ही दिन था कि दुनिया में विश्व शांति को खतरा हो गया। क्यों हो गया खतरा? क्योंकि हमारे मिसाइल ने जाकर के सीधे अटैक किया और उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसको वहां की फौज ने खुद स्वीकार किया जाकर के उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर। तुर्की और चीन से उन्होंने कहा कि अरे बड़े बड़े उनके वो ड्रोन्स आ गए पठानकोट और जम्मू में,
अटैक किया, एक भी ड्रोन अपने लक्ष्य को भेद नहीं सका और हमने सभी ड्रोन्स को मार गिराया। और हमारा अगर नुकसान हुआ तो वो ड्रोन गिराने के कारण कि भी किसी के छत पर गिरेगा तो वो तो स्वाभाविक तौर पर ड्रोन तो गिराया लेकिन हमारी छत तो टूट गई, फिर उसकी चलो छत बनवा देंगे कोई बात नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी जो डिफेंस गुड्स की जो मार्केट थी वो मल्टीफोल्डली एक्सपोनेंशियली बढ़ गई, इसलिए पूरे विश्व को खतरा हो गया। अरे भैया, जिन हथियारों को बेच करके हम इतने महान बने हैं, इतने विकसित बने हैं, भारत ने मात्र 4 दिन की लड़ाई में इतना बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, इतनी बढ़िया पब्लिसिटी कर दी, तो इसको रोको भैया। इस कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बाजार बिल्कुल ही बंद हो जाए। फ्रेंड्स, whether it is defense or it is the payment systems or it is the telecom or it is the space, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं इंडस्ट्री 4.0 के, उस सब में भारत सारी दुनिया से आगे है। इसलिए अगर किसी के मन में कोई शक हो तो आप उसको हमारे पास जरूर भेज दिया कीजिए कि स्वदेशी के आधार पर ही देश आगे बढ़ सकता है। पहले केवल स्वदेशी जागरण मंच कहता था, आजकल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट भी कहते हैं, यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट भी कहता है, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया आज स्वदेशी की बात कर रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे मित्र का, क्योंकि आपने हमें इसके लिए बुलाया और मुझे अपना विषय यहाँ पर रखने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और समृद्धि की जो आधारशिला है उसको आपने प्रतिपादित किया, और जो सभी विषय हम लोगों को लगा कि फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू ग्रॉस धार्मिक प्रोस्पेरिटी, भारत की जो कंपैरेटिव सिविलाइजेशनल एडवांटेज है उसको हम कैसे इन्वोक करके एक समृद्धि का रूपक बना सकते हैं। उन्होंने यूपीआई की बात करी, 5GI की बात की, सभी विषयों को एक रूप में समेकित किया। मैं डॉक्टर संजय मिश्रा से निवेदन करूंगा कि किस प्रकार से वो अपने मध्य प्रदेश में जो दूसरा प्रतिपाद्य विषय है आज का कि invoking and institutionalizing the comparative advantages of civilizational India, भारत की जो अपनी देशज जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वही एक प्रयोग के रूप में उज्जैन को एक वेलनेस सेंटर के रूप में, ग्लोबल वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में मध्य प्रदेश में डॉक्टर संजय मिश्रा कर रहे हैं। तो उस पर अपना वक्तव्य देकर सभा को ज्ञानवर्धन दें। सम्मानीय मंच, उपस्थित श्रोतागण, and thanks Rethink India for inviting me and giving me an opportunity to stand before you. I think स्वदेशी जागरण मंच के स्पीच के बाद इतना हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग हो चुकी है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो उसमें टच नहीं हुआ हो। हमारा विषय भी ऑटोमेटिक उसमें इंक्लूड हो चुका है। तो मैं सर के अनुभव के आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ फिलहाल अभी। तो बहुत सारे मॉडल्स हम लोग पास गवर्नमेंट के सेटअप के उसके अंदर हमें सोचना पड़ता है, लेकिन चूँकि बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ऑल्सो कुछ न कुछ हम भी अपना सोचते रहते हैं। और जब आयुष की बात करते हैं, जब आयुर्वेद की जब बात करते हैं, जब स्वदेशी, मेरा कहना सबसे पहला स्वदेशी शायद मेरा आयुर्वेद ही था। और ऐसी प्रथी है 5000 साल से ज़्यादा पुरानी प्रथी जो कहती है कि हम मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस हमारी मैक्सिमम 200 साल पुरानी मॉडर्न साइंस है। ऐसी किसी साइंस में, ऐसी दुनिया की किसी प्रथी में कहीं लिखा नहीं है डॉक्टर ने अगर सॉरी बोल दिया उसके बाद उसे को जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन हमारे सुषेण वैद्य जी का संजीवनी बूटी का आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि रामायण और महाभारत मिथ है। नाउ इट्स प्रूवन, और ये थे, और इसका हमारे पास, दुनिया के पास प्रमाण पहुंच चुका है।
तो जब हम उस प्रति पे जब बात करते हैं और महाकाल की जब बात करते हैं, महाकाल के नाम पे साथ ही काल लगा हुआ है, यानी टाइम का सेंटर है, जो समय बदल सकता है, वो महाकाल एक जगह है। जो हम उतना ही पुराना हमारा, जितना पुराना आयुर्वेद है उतना ही पुराना हमारा महाकाल का जो उज्जैन में सेटअप है। और उज्जैन को जो हम कहते हैं, तो विक्रम संवत भी हमारा वहीं से चालू हुआ है। तो वैसे तो मिथ में कहते हैं कि जहाँ महाकाल का शिवलिंग है वो हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, तो ज्योग्राफिकली हमारी साइंस तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, बट सेंटर की जब हम बात करते हैं तो महाकाल की जब महामृत्युंजय मंत्र के जब आप लोग जाप करते हैं तो हमारी प्रति ये कहती है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, कि मतलब जिस व्यक्ति की मृत्यु संभव है उसके मृत्यु को भी महाकाल टाल सकते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर हम बात करते हैं कि वहाँ से हम लोग एक ग्लोबल विलेज की जब हम बात करें, जहाँ हर 12 साल में महाकुंभ होता है, दुनिया के सारे ज्ञानवान लोग वहाँ हर 12 साल में इकट्ठा होते हैं। अगला 2028 हमारा सिंहस्थ कुंभ वहाँ लगने वाला है, जहाँ पे जैसे प्रयागराज में लास्ट ईयर करीब 60-65 करोड़ पूरी दुनिया से आए थे, हम लोग भी उतने ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे बेहतर तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं कि जब दुनिया के लोग वहाँ उज्जैन में आए तो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जो हमारा ऐतिहासिक ज्ञान है, उसके साथ वो कैसे रूबरू हों, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वेलनेस के हब के रूप में हम लोग भी वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बेस पे आयुष डिपार्टमेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का एक कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में फंक्शनल है, दिल्ली के लोगों को शायद मालूम होगा, गोवा में फंक्शनल है, असम में तीसरा इस्टेब्लिश हो रहा है, चौथा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सिंगल्स पहले उज्जैन में हम लोग इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि लोगों के वेलनेस का एक नया मॉडल लोगों को वहाँ पे निकल के आए। शिप्रा नदी हमारी जो वहाँ के उज्जैन में है, जो जीवनदायी नदी, जहाँ पे बहुत सारे जंगल के बीच से वो निकलती है, बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू ऑलरेडी उसके पानी में एडेड है। और वहाँ की ज्योग्राफी बहुत काम है उज्जैन की, और लोग जो है चूँकि ऐतिहासिक विक्रम संवत से जुड़ा हुआ होने के कारण वहाँ पे इतिहास, अपना एक शहर का अपना इतिहास है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों ने उस प्लेस को आइडियल प्लेस वेलनेस के रूप में उज्जैन को चुना है। और जब हम बात करते हैं वेलनेस केवल दवाओं से वेलनेस नहीं होना है, जब तक माइंड बॉडी हर तरह की चीज़ हीलिंग होगी तब वेलनेस होता है। तो वहाँ एक धर्म का संगम वहाँ पे, जहाँ लोग आस्था में विश्वास रख के अपने को मेंटल हीलिंग कर सकते हैं, फिजिकल हीलिंग के लिए भी वहाँ पे हम लोग एक आयुष का एक बहुत बड़ा पार्क हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करके उसी एम्बियंस में लोगों को रख के ऑटोमेटिक ट्रीट करना, या उस मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिन बनाना, उसको उसी में लोगों को उसका इस्तेमाल करना। इसके पर्पज से हमने वहाँ पर लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा विषय से हट के बोलूँगा, चूँकि मुझे एजेंडा में मेरे शामिल नहीं था, और चूँकि मित्तल जी ने इतने प्यार से बुलाया तो हमने कहा कि लोगों को आपको जानकारी बहुत सारी होनी चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच का के लिए तो मैं कुछ और भी सब्जेक्ट अपने अनुभव से मैं टेस्ट करूँगा। मैं औषधि पौधों का CEO हूँ। मध्य प्रदेश में मेडिसिनल प्लांट्स की खेती को बढ़ाने के लिए हमारे पास मैंडेट है। तो मैं औषधि पौधों के गुण के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अब इसी कैंपस में अगर आप लोग अभी टूर करेंगे तो आपको 10, 15, 20, 25 औषधि पौधों के पेड़ ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप वापस अपने घर लौट के जाएंगे तो जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में रहते हैं, अगर वहाँ थोड़ा सा सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको कुछ औषधि पौधों के पेड़ मिल जाएंगे। अब आपने ये सोचा नहीं होगा, आपने आम और इमली और नीम के तो पौधे लगाए होंगे, किसी ने औषधि पेड़ों के पौधे लगाने के बारे में कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि वो औषधि पौधे आपके घर के पास क्यों है, और हर घर के औषधि पौधों की अवेलेबिलिटी डिफरेंट है।
जो पौधे शिमला में मिलेंगे वो पौधे केरल या त्रिवेंद्रम में नहीं मिलेंगे। इवन आपके मोहल्ले में डिफरेंट आएंगे। तो औषधि पौधों के बारे में है कि जब कोई लगाता नहीं कि ये वहाँ होते क्यों हैं, तो उसके पीछे साइंस ये कहती है कि ये वहाँ पे इसलिए पाए जाते हैं कि उनसे वहाँ के लोगों को, रहने वालों को फायदा हो सकता है। यानी आपको जिस तरह के बीमारी हो सकती है उसका ट्रीटमेंट नेचर ने आपके घर के आसपास ही दे दिया है, अब हमको उसको पहचानने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा इसमें और आपको हमारे जो वेद पुराण में लिखा गया है कि हमारी गाय को गौ माता बोलते हैं, तो शायद ये गौ माता बोलने के पीछे भी ये हमारी औषधि विज्ञानी उसमें शामिल है कि मैं आपको एलेबोरेट करूंगा कि माता का काम क्या है, बच्चे का पोषण करना। अब बच्चे का पोषण कैसे होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर चीजें उसको खिलाएंगे तो उसका अच्छी तरीके से पोषण होगा। यानी दाल चावल रोटी सब्जी पोषण नहीं, उससे थोड़ा सा न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे ऐड होगी। तो जब हम देशी गाय को जब हम पालते हैं और देशी गाय के पीठ पे हाथ फेरते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो वो गाय को सेंसिंग हो जाती है कि उनके जो सेवक हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर बॉडी में किस तत्व की कमी है। तो वो गाय, हमारी देशी गाय जब जंगल में चरने जाती है तो अपने जो उनकी सेवा कर रहे हैं उनके उस बीमारी को ठीक करने के लिए वो औषधि के पौधों को जंगल में खाती हैं और वो औषधि पौधों के वैल्यू अपने दूध में ऐड करती हैं ताकि जो उनकी सेवा कर रहा है उसको फायदा हो। दैट इज व्हाई वी कॉल गाय गौ माता। आई थिंक मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और ये शायद किसी किताब में नहीं मिला, मैंने किसी महात्मा को सुना है, बट मैंने चूंकि बीइंग इन द डिपार्टमेंट में इसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो जो बात कही उन्होंने, इसको हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। जैसा कि स्वदेशी जागरण मंच में आपने बताया सर कि डॉलर, पहले हम लोगों को फोकस था कि हम डॉलर इकट्ठा करें। अब मोदी को धमकी मिलती थी कि डॉलर आपका रुपया डाउन हो रहा है। हम लोगों ने ऐसा जो पेमेंट सिस्टम लाओगे, आज 22 कंट्री ऐसे हैं जो रुपए में ट्रेडिंग कर रहे हैं। बोले तुम रुपया दो, हमारा रूबल लो, तुम्हारा रुपया लेंगे। रशिया, जर्मनी, यूके, मलेशिया, सिंगापुर, 22 कंट्रीज है जहाँ पे डॉलर की जरूरत ही नहीं। अब अमेरिका को जो प्रॉब्लम है वो इसी से है। डी डॉलराइजेशन एक नया टर्म है कि अगर डी डॉलराइजेशन पूरा होगा तो डॉलर कहाँ जाएगा, वेयर द डॉलर विल गो। तो प्रॉब्लम जो टैरिफ का ट्रेड और बाकी चीजें आई हैं वो उसके पीछे शायद ये इसी के पीछे। दूसरा जो आयुष के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि जो आयुष पैथी पे जो नया आइडिया हम लोग ला रहे हैं कि आयुष केयर सेंटर्स हम लोग इस्टेब्लिश करें बिग लेवल के। जैसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे कि जब लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, बड़ी सर्जरीज करते हैं डॉक्टर्स, और बड़ी सर्जरीज के बाद ऑपरेशन थिएटर की में गया मरीज आपके आईसीयू में रखा, आईसीयू का जनरल केयर में, तो हार्डली किसी को कितना भी बड़ा अस्पताल हो, 1 हफ्ते ऑपरेशन थिएटर में, 15 दिन आईसीयू में और उसके बाद 1 महीने हॉस्पिटल में। इससे ज्यादा किसी व्यक्ति को कोई हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता। बट वो बंदा ऑपरेट हो गया है लेकिन शॉक से नहीं उभरा है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ और आपने कहा घर जाओ, तो घर में उसकी रिकवरी कैसे होगी या वो सारी चीजों पे कैसे फोकस होगी, इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे आयुष केयर सेंटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो रिकवर हो जाए पूरी तरीके से, शॉक से, फिजिकली हर तरह, तब वो कर जाए। तो ऐसे सेंटर्स की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक बाहर के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं कि अगर आयुष केयर सेंटर्स बड़े हों 300-400, क्योंकि आदमी को ट्रीटमेंट क्या करना है, उसको होलिस्टिक फिजिकली रिकवर करे, वो जब पूरी तरह रिकवर हो तब वो घर जाए। मान लीजिए 2 ओल्ड एज हैं, ऑपरेशन कराया अस्पताल में, उसके बाद घर भेज दिया, दूसरे माले पे वो रहते हैं, तो रोज फिजियोथेरेपी जा तो रहे हैं लेकिन लौट के आके सीढ़ी चढ़ के तो अपने घर में जाना है। तो ये सारे सेंटर्स की जब हम बात करते हैं आयुष केयर सेंटर्स पे, तो ये वेलनेस की बात यहाँ पे निकल के आती है। जब दूसरा कॉन्सेप्ट में अभी मेरे लेवल पे मैं being a department, I was before this state, I was collector in the district पन्ना, जहाँ पे डायमंड मिलता है, आप लोगों ने शायद सुना हो। तो वहाँ पे हमने एक प्रयोग किया कि सिटीजन्स को कई बार क्या होता है कि
हमारी कोई प्रॉब्लम है, हाउ टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। फिर अगर कोई मेरे ऑफिस में किसी को आना है तो भाई डायरेक्टली तो मेरे पास पहुँचते ही कोई मिलेगा, भाई मेरा एक कागज़, मेरी एप्लीकेशन बना दो, मेरी कागज़ कलेक्टर तक पहुँचाओ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। देन आई डिवाइड द कियोस्क। साहब वो हर आदमी मेरे से इसलिए मिलना चाहता है कि वो अपनी बात मेरे से सीधे कहना चाहता है, लेकिन मैं हमेशा ऑफिस में तो अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ कि कोई प्रॉब्लम से आउट ऑफ ऑफिस भी हूँ। बट जब